गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल को हम किससे बताएंगे? जो वेव फंक्शन होता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जब उसको हम 3 डायमेंशनल प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या होता है? ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या होता है? 1 सेकेंड। ऑर्बिटल क्या होता है? 3 डायमेंशनल प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, इसीलिए हमने अब तक क्या पढ़ा है? रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। कि रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन ही हमारा क्या आता है? साई। और अब जो साई का एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करेंगे? 3 डायमेंशनल प्लॉट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वही हमारा क्या होता है? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की शेप को डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या स्टडी किया? साई। ठीक है, तो साई लास्ट लेक्चर में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो साई क्या होता है? वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। वो क्या था? साई आर थीटा फाई। किसका फंक्शन था? आर थीटा फाई का। और किसके ऊपर डिपेंड करता था? एन, एल एंड एम। और वो किसके इक्वल आया था? रेडियल वेव फंक्शन, जो किसका फंक्शन था? आर का। और वो डिपेंड करता था सिर्फ एन एंड एल क्वांटम नंबर पे। एंड सेकंड क्या था? इनटू में क्या होता है? एंगुलर वेव फंक्शन, जिसको रिप्रेजेंट किया था वाई से, जो फंक्शन था थीटा एंड फाई का। ठीक है, थीटा को हम फाई लगा दो। और वो डिपेंड करता था एल एंड एम क्वांटम नंबर पे। और रेडियल वेव फंक्शन क्या है? आर का फंक्शन है। और आर क्या आता है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियाई। मीन्स ये न्यूक्लियाई है, इससे आर क्या आता है? डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? साइज। ठीक है, और एंगुलर वेव फंक्शन है। एंगुलर वेव फंक्शन के अंदर क्या है? थीटा एंड फाई, जो कि क्या है? एंगल्स। और एंगल्स आते ही क्या आ जाते हैं? ये एंगल है, ये है, ये है, तो क्या जाती है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन आने से वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो ये दोनों कंप्लीट हमें किसके बारे में बताते हैं? ऑर्बिटल के बारे में। तो इनका जो कॉमन प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो वहां से क्या निकलती है? ऑर्बिटल की एक्चुअल शेप। फर्स्ट बात करते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल के लिए, फॉर एस ऑर्बिटल, एल इक्वल्स टू क्या होता है? 0। एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। और एम की वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू भी 0 होगी। अगर एल 0 है तो एम क्या होगा? 0। एम इक्वल्स टू 0 मीन्स एम की कितनी वैल्यू आई है? एक वैल्यू। ठीक है, और एम हमें किसके बारे में बताता? एम हमें बताता था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में और ओरिएंटेशन ऑफ एल। एम क्या होती थी? एल की ओरिएंटेशन होती थी। ठीक है, और एम हमें किसके बारे में बताता था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एम की एक वैल्यू आई है, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल। और ओरिएंटेशन भी कितनी पॉसिबल है? सिर्फ एक ओरिएंटेशन पॉसिबल है, एक ओरिएंटेशन। ठीक है, एक ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की, वो क्या है? सेम है सभी डायरेक्शन में। ठीक है, एक ऑर्बिटल होगा और एक ओरिएंटेशन। और हमारे स्पेस में सिर्फ एक डायमेंशन ही ऐसा है, सिर्फ एक स्फीयर ही ऐसा होता है, ठीक है, जिसकी क्या होती है? सिर्फ एक ओरिएंटेशन। उसे कैसे भी रख लो, आपके पास स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, उसे सीधा रख दो, उसे किसी भी एंगल पे घुमा के रख दो, वो हमेशा में कैसे दिखाई देगी? स्फीयर। ऑल डायरेक्शंस में क्या होती है? वहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। तो एस ऑर्बिटल यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? ठीक है, वो क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप। पता चला? ठीक है, और एस ऑर्बिटल स्फेरिकल कहाँ से बता सकते हैं? साई से। तो साई क्या होता है? साई होता है रेडियल वेव फंक्शन इनटू एंगुलर वेव फंक्शन। और रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है? आर का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, और आर क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियाई। तो आर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियाई। तो यहाँ से हमें क्या पता चला रेडियल वेव फंक्शन से? कि जो एस ऑर्बिटल है वो क्या होगा? स्फेरिकल। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रेडियल वेव फंक्शन होता है वो हमेशा ही क्या बताता है? कि जो भी प्लॉट होगा रेडियल वेव फंक्शन का, ठीक है, वो हमेशा ही क्या होगा? 1 सेकेंड। वो हमेशा ही क्या होगा? स्फेरिकल। जो रेडियल वेव फंक्शन है उसका जब हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं वो ऑलवेज क्या होता है? स्फेरिकल। और इनटू में क्या होता है? साई क्या होता है? रेडियल इनटू एंगुलर। और एंगुलर होता है एस ऑर्बिटल के लिए, चाहे 1s है, 2s है, 3s है, कोई भी एस ऑर्बिटल, उसके लिए क्या वैल्यू आई थी हमारी टेबल में? 1/4 पाई रेज़ टू द पावर 3/2। ठीक है, मीन्स वो
एंगुलर पार्ट एस ऑर्बिटल के लिए क्या था, इंडिपेंडेंट था थीटा एंड फाई के, उसमें कोई भी एंगल्स नहीं थे। तो यहाँ से भी क्या पता चला है एंगुलर प्लॉट से भी कि हमारा क्या होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो क्या होगी, नॉन डायरेक्शन, डायरेक्शनल लेस। तो डायरेक्शनल लेस है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल क्या होगा, स्फेरिकल इन शेप। और उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको क्या करेंगे, एक बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इस टाइप से, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 95%। 95% क्यों बोला, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी इससे बाहर भी होती है। हम लास्ट एक बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उससे बाहर भी क्या होगी, कुछ इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है। तो इनफाइनाइट पे तुम कोई बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, एक ऐसी बाउंड्री ड्रॉ कर देते, ये जैसे यहाँ पे मैंने ये मान ली, ठीक है, कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 95%। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, इतना बड़ा बना दो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने के, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 95%। ठीक है, अब बात करते हैं 1s ऑर्बिटल की। तो अब 1s ऑर्बिटल के लिए हमें क्या बनानी है, शेप। तो शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियल इनटू एंगुलर वेव फंक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो रेडियल वेव फंक्शन का क्या करेंगे, रेडियल प्लॉट। सबसे पहले हमने किया था रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर, ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग एस ऑर्बिटल के जो प्लॉट आया था वो इस टाइप से आया था, मीन्स एट आर इक्वल्स टू 0 एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि रेडियल वेव फंक्शन की कुछ वैल्यू था इसका, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट है, किसके ऊपर, एट आर इक्वल्स टू 0 पे। बट हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो हमने फिर आगे स्टडी किया था रेडियल प्लॉट। तो रेडियल प्लॉट में हमने क्या लिया था, रेडियल प्लॉट में हमने लिया था साई स्क्वायर इंटू में डीवी, वॉल्यूम फैक्टर को भी हमने कंसिडर किया था, ठीक है। फिर इन दो प्लॉट्स को कंबाइन किया था, याद आया, ये वॉल्यूम फैक्टर वाला प्लॉट है, ये रेडियल वेव फंक्शन का प्लॉट है। जब इन दो को कंबाइन किया था तो स्टार्टिंग में हमारा कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता था, वॉल्यूम। तो ये जो प्लॉट आया है साई स्क्वायर इंटू डीवी, और इसे क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इस जो ये ग्राफ बनेगा उसे बोलेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो वो किस टाइप से आया था, स्टार्टिंग में वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट करेगा तो आर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या की थी, इंक्रीज की थी। फिर एक पर्टिकुलर आर के ऊपर रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। उसके बाद ये फैक्टर डोमिनेट करेगा, ये वाला डोमिनेट करेगा, इसका मतलब क्या है, फिर फर्दर जैसे ही आर बढ़ेगा हमारा साई स्क्वायर क्या कर रहा है, साई स्क्वायर नहीं, रेडियल वेव फंक्शन, अब ये फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, इट मीन्स एज आर इंक्रीज रेडियल वेव फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज, और ये डिक्रीज कर रहा है और यही डोमिनेट कर रहा है, बेशक से वॉल्यूम बढ़ रही है। देखो आर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या करती है, इंक्रीज, और रेडियल वेव फंक्शन क्या करता है, डिक्रीज, ये है। तो स्टार्टिंग में आर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, ठीक है, ये डिक्रीज, बट ये डोमिनेट कर रहा है तो वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, ये बेशक से डिक्रीज है थोड़ा बहुत। तो ओवरऑल जो हमारा प्लॉट होगा वो क्या आएगा, इंक्रीज। फिर उसके बाद ये फैक्टर डोमिनेट करेगा बाद में, तो ये ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, बेशक से थोड़ी बहुत वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कितनी भी होती हो। तो आर इंक्रीज करने से एक पर्टिकुलर आर के बाद ये फैक्टर डोमिनेट करेगा, तो हमारा जो रेडियल प्लॉट होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो इस टाइप से आएगी, डिक्रीजिंग। तो हमने ये लास्ट लेक्चर में किया था। तो अब देखो, तो ये सभी के वही हैं, ठीक है, याद होंगे। तो अब एक बार फिर से पढ़ लेना। तो यहाँ आए हुए हैं, हम शेप की बात कर रहे हैं 1s ऑर्बिटल के लिए। तो शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियल इनटू एंगुलर को ड्रॉ करेंगे। एंगुलर तो मैंने बता दिया क्या होगा, हमेशा ही इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा और फाई के, ठीक है। तो मीन्स जो हमारी शेप आई है एस ऑर्बिटल की वो क्या आएगी, स्फेरिकल आएगी। तो इसके लिए हमने देखा क्या देखा था, 1s का जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थे सिर्फ एक कर्व आई थी, इट मीन्स वन रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, एंड नोड तो था ही नहीं, क्योंकि नोड क्या था, जहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0, जहाँ पे साइन चेंज होते हैं, या यूँ बोल सकते हैं साइन चेंज को किस में बोलेंगे, रेडियल वेव फंक्शन वाले प्लॉट में, रेडियल वेव फंक्शन, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे ही हमारे क्या आते थे, नेगेटिव में आते थे। इन वाले प्लॉट्स में तो हमारी ऊपर ही कर्व आएंगे जो भी आएंगे, देखो। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं बोलेंगे, इधर सिर्फ क्या होगा, नोड तो वही पॉइंट होता है जिसपे साइन चेंज होते हैं, ठीक है।
इससे ही अकेले नहीं बोल सकते नोड को, ठीक है। इससे सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियल प्लॉट से रेडियल नोड। नोड आगे डिस्कस करेंगे। नोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड, ठीक है। जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है उसे बोल देंगे रेडियल नोड, जहाँ पे एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है वहाँ उसे बोलेंगे एंगुलर नोड, ठीक है। ये आगे टॉपिक है। तो इसे देखो, तो 1s के अंदर जो रेडियल प्लॉट है उससे क्या पता चला, सिर्फ वन रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। तो इसमें सिर्फ एक बाउंड्री बनाएंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 95%। तो क्या हो जाएगी शेप, स्फेरिकल। ऑलरेडी बता चुके हैं कि एस ऑर्बिटल ऑलवेज क्या रहेगा, स्फेरिकल, कोई भी एस हो। बस किस में डिफर करेंगे, एक तो डिफर करेंगे साइज में और एक डिफर करेंगे नंबर ऑफ नोड्स में। तो 1s के अंदर एक रीजन है तो सिर्फ वन रीजन, ठीक है। और साइज क्या होगा, अभी तो 1s है, स्मॉल है साइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आएंगे वो इनसे बड़े होंगे। साइज सिमेट्रिकल क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगा और नॉन डायरेक्शनल होगा, क्योंकि एंगुलर से पता चल गया वो क्या होगा, नॉन डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शनल भी वही होता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल, कोई डायरेक्शन नहीं है। स्फीयर ही क्या होती है, डायरेक्शन लेस। उसे हम कैसे भी रोटेट करके रख दें, उसकी हमें सिर्फ एक ओरिएंटेशन ही अपीयर होगी, ठीक है। तो ये ऊपर की सभी बातों से क्या कंक्लूड निकला कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट बात करते हैं 2s के लिए। तो 2s के लिए भी वही है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रेडियल प्लॉट ड्रॉ करेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात हो रही है, यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी लिया मैंने, वो क्या लेते थे, 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू साई स्क्वेयर इंटू वर्सेस आर, ठीक है। तो 2s के लिए हमने देखा था, 2s के लिए क्या होते थे, ns के लिए होते थे, ns के लिए n रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी होती थी, ठीक है। और n-1 क्या होते थे, नंबर ऑफ नोड्स। तो 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, 2s के लिए क्या होंगे, 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, एंड इन बिटवीन क्या होता था, 1 नोड। तो ये इनके बीच में क्या जाएगा, नोड। एक रीजन हाई प्रोबेबिलिटी का, फिर क्या होगा, वैकेंट स्पेस है। ये जो वाइट वाइट दिख रही है आपको, ये क्या है, नोड है। और ये कौन सा नोड है, रेडियल नोड। विजिबल है, किस टाइप से है, रेडियल नोड क्यों है, क्योंकि रेडियल वेव फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक है। तो जो स्फेरिकल पार्ट वैकेंट होगा, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो वो कौन सा नोड होता है, रेडियल नोड। यहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो ये क्या है, 1 नोड है, एंड ये दो क्या है, 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं 3s की। तो 3s का रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या आई थी, 3 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी एंड सेपरेटेड बाय 2 नोड्स। ये क्या थे, 2 नोड्स थे। तो 3 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, देखो एक स्फेरिकल पार्ट बनाया, फिर क्या बनाएंगे, एक वैकेंट शेल, जो वाइट वाली ये वैकेंट शेल है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड रीजन हाई प्रोबेबिलिटी का, फिर क्या बनाएंगे, क्योंकि 2 नोड है, फिर से एक क्या बनेगा हमारा, वैकेंट स्पेस बनेगा, स्फेरिकल शेल, वैकेंट स्फेरिकल शेल, जो कि क्या है, सेकेंड नोड। और उसके बाद क्या बन जाएगा, थर्ड रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये 3s की शेप हो जाएगी, मीन्स 3 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी एंड क्या होंगे, 2 नोड्स, ठीक है। तो जो आपने देखा होगा कि जो हमने शेप जो बनाई है वो कहाँ से बनाई है, हमने जो लास्ट टाइम क्या किया था, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को। तो उन्हें क्यों स्टडी किया था, इन्हीं शेप्स को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब क्या है, अभी कुछ रहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो एस ऑर्बिटल की हमने शेप डिस्कस किया है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फर्स्ट क्या है, ऑल एस ऑर्बिटल क्या होंगे, स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल, ठीक है। और इफेक्टिव साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीज एज एन इंक्रीज, क्योंकि एस में क्या आई थी, सिर्फ एक स्फेरिकल शेल आई थी 1s में। 2s में क्या आई थी, 2 रीजन आए थे। तो 2 रीजन बनाने के लिए पहले फर्स्ट रीजन, फिर एक वैकेंट, फिर सेकेंड रीजन। तो 1s के कंपैरिजन में उसका साइज क्या आया था, बिगर। एंड 3s में 3 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी थी, सेपरेटेड बाय 2 नोड्स। तो उसका साइज क्या हो जाएगा, 2s से भी बड़ा। तो इफेक्टिव साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेज एज एन इंक्रीज। फिर नेक्स्ट क्या, नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन एस के लिए कितने होते हैं, n, और नोड्स कितने थे, n-1, जो मैं साथ में बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। सिमिलर है जो हमने एस के लिए किया है, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 1। एल की वैल्यू 1 है तो एम एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो एम क्या होती थी, ओरिएंटेशन ऑफ एल की, और एम की वैल्यू क्या होती थी, -L2 + L,
थ्रू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगी -1 to +1 एंड क्या होगा बीच में क्या आएगी 0 वैल्यू, ठीक है। तो 3 ओरिएंटेशन क्या ही है पॉसिबल है p ऑर्बिटल के लिए, क्या है 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन। 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन मतलब कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3p ऑर्बिटल्स होते हैं p सब शेल में, ठीक है। और वो कौन से होते हैं px py pz डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ लॉब्स, ठीक है। px में क्या होती है 2 लॉब्स होती हैं, वो x एक्सिस के अबाउट क्या होती है सिमेट्रिकल, ठीक है। py में भी ऐसे y एक्सिस के अबाउट 2 लॉब सिमेट्रिकल क्या होंगे सिमेट्रिकल, एंड pz में z एक्सिस के अबाउट क्या होंगे 2 लॉब सिमेट्रिकल, ठीक है। और ये जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं सेम साइज के, साइज तो क्या होता है इनका सेम, बट इनकी ओरिएंटेशन मीन्स इनकी डायरेक्शन क्या होती है डिफर होती है। जैसे इसमें क्या है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसमें वाई के लॉन्ग आएंगे, इसमें जेड के लॉन्ग। तो जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल इन एनर्जी एंड डिफर इन ओरिएंटेशंस। अब हम बात करते हैं 2p ऑर्बिटल की। तो 2p में कौन कौन सी बनेगी 2px 2py 2p सब शेल में जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कौन से होंगे 2px 2py 2pz, ठीक है। तो p ऑर्बिटल होती है उसकी शेप कैसी होती है, उसमें 2 लॉब्स होती हैं, ठीक है, जो सिमेट्रिकल होती है अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस। जैसे px में वो सिमेट्रिकल होगी अबाउट x एक्सिस, py में क्या होंगे सिमेट्रिकल होंगे अबाउट y एक्सिस, एंड pz में सिमेट्रिकल होंगे अबाउट z एक्सिस। एंड जो साइन होता है वो क्या होता है 2 लॉब्स में अपोजिट, एक में प्लस है तो दूसरी में माइनस, एक में प्लस है तो दूसरी में माइनस, एक में प्लस दूसरी में माइनस। और इस शेप को क्या बोलते हैं डम्बेल शेप, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ लॉब्स कि वो किस हो चुका है ये, ठीक है। उसके बाद क्या अभी नेक्स्ट एंगुलर नोड। अब तक हमने उसमें क्या किया था रेडियल नोड, एंगुलर नोड नहीं आया था इसमें, क्यों, क्योंकि एस में जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो क्या आया था 1/4 पाई रेज़ टू द पावर हाफ या 3/2 जो भी था। तो उस वाले केस में क्या बना था हमारा, उस वाले केस में ये था कि जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो कांस्टेंट आया था, वहाँ पे थीटा और फाई की क्या था इंडिपेंडेंट, वो कभी भी 0 नहीं हुआ था, तो वहाँ पे एंगुलर नोड नहीं होगा। एस ऑर्बिटल में कभी भी एंगुलर नोड नहीं होता। अब पी की बात कर रहे हैं तो पी का क्या हो जाएगा, पी में क्या होते हैं एंगुलर नोड्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आए थे हमारे क्या एंगुलर वेव फंक्शन डिफरेंट, ठीक है, px py pz में, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं एक पर्टिकुलर प्लेन में 0 हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का दूसरा नाम होता है नोडल प्लेन। तो px में जो एंगुलर नोड होता है वो कौन सा होता है, जैसे ये 2 लॉब्स हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक जैसे ये एक्स एक्सिस है, एक लोब ये है एक लोब ये है, तो ये हमारा क्या है px। तो बीच में मैं एक ऐसा प्लेन बना सकती हूँ इन लोब्स के बीच में ऐसे प्लेन, ठीक है, कौन सा प्लेन हो जाएगा ये वाई जेड प्लेन, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस ये है, वाई मान लेते हैं ये है, जेड ये, तो ये वाई जेड प्लेन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस प्लेन में, अगर बीच से मैं निकालूँ इसके नहीं है तो इसे बोलेंगे जहाँ पे एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 इसे बोलेंगे एंगुलर नोड, ठीक है। वैसे ही पी वाई में क्या हो जाएगा, पी वाई में इनके बीच में आ जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, और इसमें कौन से वाले में जेड वाले में, इसमें क्या जाएगा ये एक्स वाई प्लेन हमारा क्या हो जाएगा एंगुलर नोड। अब नेक्स्ट बात करते हैं शेप ऑफ 3px ऑर्बिटल। तो वही जैसे s में 2s 3p की 2s 3s की थी हमने क्या रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर उसके ऊपर क्या ड्रॉ किया था हमने एंगुलर वेव फंक्शन को, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी शेप आती है। तो इसकी शेप करने से पहले हमें किसकी आनी चाहिए 2p की। तो 2p की हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रेडियल वेव फंक्शन को कैसे ड्रॉ किया, फिर उसके ऊपर एंगुलर पार्ट को कैसे किया, फिर जब दोनों को ज्वाइन किया तो जो कॉमन पार्ट आया उससे हमारी क्या बनेगी 2p ऑर्बिटल की शेप, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एक बार देख लो, नॉर्मली मैं बता देती हूँ, हल्का हल्का देख लो। तो शेप ऑफ 3p ऑर्बिटल, तो इसमें क्या लेंगे वही पहले रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 3p के लिए। 3p क्या है फर्स्ट सेकंड टाइप ऑफ सेकंड ऑर्बिटल ऑफ p टाइप 3p है ना, तो उसके लिए क्या होंगे सेकंड टाइप है, तो उसके लिए क्या होंगे जैसे एक था 1s, फिर क्या था 2p, इसमें क्या होता था 3d, ठीक है। इन सभी में क्या आता था सिर्फ 1 रीजन ऑफ 5 प्रोबेबिलिटी। जो सेकंड टाइप आती थी 2s 3p 4d, इनमें क्या आते थे 2 रीजन ऑफ 5 प्रोबेबिलिटी सेपरेटेड बाय 1 नोड। तो इसका क्या जाएगा इस टाइप से ग्राफ, और एक क्या है यहाँ पे रेडियल नोड। तो वही रेडियल नोड बनाने के लिए हम क्या करेंगे रेडियल प्लॉट से हम क्या करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का से
रेडियल वेव फंक्शन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा स्फेरिकल आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, वन रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद क्या होगा, एक नोड आएगा, और फिर क्या होगा, सेकंड रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी का। और ये जो डार्क मैंने पेंसिल से शेड बनाई है, ये क्या बनाया बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। इसको हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये क्या है, एक रेडियल नोड, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या ड्रॉ करना है, एंगुलर को, ठीक है, एंगुलर वेव फंक्शन को। एंगुलर वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर उस वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ, ठीक है। तो वहाँ से जो एंगल्स आए उनकी वैल्यूज आई। जब इसके ऊपर ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा कि जब इन डायरेक्शन में, कौन से में, अब हम किसकी बात करें, एक्स एक्सिस वाली, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही सिर्फ क्या बची, एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे रेडियल और एंगुलर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और हमारा क्या आ जाएगा, साई की कुछ वैल्यू, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही क्या में बची थी, एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू। तो वो वैल्यूज ऐसे बचती हैं कुछ, ठीक है, इस टाइप से। 2p पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, उससे बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ सिर्फ देख लो एक बार कि इसकी शेप ये कैसी आई है। तो ये हमारा रेडियल वेव फंक्शन का था, इसके ऊपर हमने रेडियल एंगुलर प्लॉट ड्रॉ किया, तो वो शेप इस टाइप से बनी, ठीक है। इधर भी ऐसे और एक इधर भी सिमिलर। और यहाँ पे एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 90 पे, और इन एंगल्स पे, इस एंगल पे, इस एंगल्स पे क्या आई, इस पे, और जो बाकी के बच गए ये इन पे क्या आई वैल्यू, 0। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, क्योंकि एंगुलर वेव फंक्शन 0 है, तो रेडियल इंटू एंगुलर क्या हो जाएगा, 0। तो वेव फंक्शन ही नहीं आया, तो यहाँ हम कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। तो एक्चुअल शेप जो आई वो किस टाइप से आई, देखो, एक तो ये वाली लोब आई, देखो ये छोटे वाली दिख रही है, ये वाली। फिर क्या बना, एक ऐसे नोड बना, ये वाला नोड, ठीक है। और उसके बाद एक सेकंड रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी का, तो ये सेकंड रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी का। 2 लोब्स एक साइड में ऐसी है, ऐसी ही 2 लोब्स इस साइड होंगी, ठीक है। तो ये वाली, तो इसे बोलते हैं 2 लोब्स। इस वाले केस में क्या होगा, 2 लोब्स ऑफ ईच साइड। इस साइड में क्या होंगी, 2 लोब्स, 2 लोब्स इस साइड हैं, 2 लोब्स इस साइड, और सेपरेटेड बाय ये रेडियल नोड। तो ये नोड कौन सा है, रेडियल, क्योंकि इसे जब हम कंप्लीट पूरा करेंगे, स्फीयर बनाएंगे, तो देखो, तो ये पूरा का पूरा क्या है, 1 2 नहीं बोलेंगे इसे कि एक ये एक है, क्योंकि एक ही स्फेरिकल शेल से ये क्या बना है, एक रेडियल नोड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक रेडियल नोड, ठीक है। उसके बाद है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होता था, नोडल प्लेन। तो यहाँ पे भी एक ऐसा प्लेन, जैसे 2 लोब्स ये है, एक लोब, फिर वैकेंट स्पेस होगा, फिर एक छोटी सी लोब है, ये तो हमारा क्या बन गया, रेडियल नोड। और एक मैं ऐसा प्लेन यहाँ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, एक एंगुलर नोड। तो p ऑर्बिटल में चाहे कोई भी p है, 2p है, 3p है, 4p है, हमेशा ही क्या होता है, एक एंगुलर नोड, क्योंकि एंगुलर नोड को l से बताते हैं, और p चाहे कोई भी हो उसके लिए l की वैल्यू 1 है, तो एंगुलर नोड क्या होगा, हमेशा ही 1। तो यहाँ पे